गाय गंगा गीता सनातन का अपमान करने वाला इस कांग्रेस का मुखिया साल भर में एक दिन आकर रायबरेली को पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल किया और यहाँ शिलान्यास केवल कराने का काम किया। कंप्यूटर में बैठ के वीडियो गेम खेल के 5 बजे अपने घर चले जाते थे। ITI पूरी तरह से कर्ज में डूब गई थी। पाकिस्तान का बंटवारा, बांग्लादेश का बंटवारा, इस देश के टुकड़े करने वालों के इस चुनाव में टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएंगे। अभी कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी मुंगेरी लाल के सपने की तरह सपना देख रहे हैं कि रायबरेली जाओ, 5 साल मैं नहीं गई, 5 साल तुम नहीं जाना और रायबरेली के लोगों को छल के आना। दिनेश सिंह यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनके कुछ समर्थक हैं, उनसे जानते हैं उनकी चुनावी रणनीति क्या है और राहुल गांधी के यहाँ आने के बाद से रणनीति कितनी बदल गई है, यहाँ की लड़ाई कितनी कठिन हो गई है। आइए इनसे जानते हैं। यहाँ के जातीय समीकरण के बारे में हमें समझना है कि कैसे काम करता है। देखिए, इस चुनाव में जो जातीय समीकरण की आप बात कर रहे हैं, जातीय समीकरण यहाँ पे सारे ध्वस्त हो चुके हैं। रही बात किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ये राम का राष्ट्र हुआ और राम यहाँ की आस्था बन चुके हैं। और इस देश में गाय गंगा गीता सनातन का अपमान करने वाला इस कांग्रेस का मुखिया भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, किस भारत जोड़ो की यात्रा करते थे जो उनके पुरखे इस देश को अपमानित करने का काम किया। क्यों, कैसे अपमानित करने का काम किया? पाकिस्तान का बंटवारा, बांग्लादेश का बंटवारा, इस देश के टुकड़े करने वालों के इस चुनाव में राम भक्त दिनेश प्रताप सिंह टुकड़े करके भेजेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएंगे। पाकिस्तान का टुकड़ा अच्छी बात थी कि खराब बात? पाकिस्तान का टुकड़ा किस आधार पे कराया इन लोगों ने? वहाँ की हिंदू अस्मिता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया इनके पुरखों ने। क्या इस देश का कितना बड़ा अपमान किया। बंगाल के अंदर कितना हिंदू था, आज परसेंटेज क्या हुआ इनका। ये अपने पुरखों की कब्रों से निकल कर आए हुए लोग इस रायबरेली की सत्ता को ललकारने का काम करेंगे। इनका वो अंत होने वाला है। गाय गंगा गीता सनातन का अपमान, भय भूख भ्रष्टाचार आतंकवाद का इनका साथ रायबरेली में पनपने नहीं पाएंगे ये सब। और देख लीजिएगा मान्यवर, 2 जून की रोटी के लिए जो कांग्रेसी अब भटकने वाले हैं, 4 जून को निर्णय आएगा, उड़ जाएंगे ये सारे गांधी। चल रही है मोदी जी की आंधी। अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि न्याय यात्रा के जरिए उन्होंने देश तोड़ने का काम किया। कैसे आप मानते हैं, क्या उन्होंने किया कि ऐसे देश टूट गया है या देश विरोधी काम कर दिया? न्याय यात्रा, किस न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं ये? इस देश के अंदर आतंकवाद फैलाने का काम, इस देश के अंदर सिखों का कत्लेआम कराने का काम, संविधान की धज्जियां उखाड़ने का काम, DIR मीसा में लाखों हिंदुओं का किस तरह से इन लोगों ने अपमान किया, किस तरह से इन लोगों ने जेल में डाला। अब कांग्रेस कह रही है कि ED CBI का इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं, तो ये क्या देश विरोधी नहीं है? आपको नहीं लगता? ED CBI ईमानदारी से काम कर रही है, उनका अलग डिपार्टमेंट है और इस पर किसी भी सत्ता दल, किसी भी सत्ता का कोई होल्ड नहीं होता है। जब ये भी सत्ता में थे ED का, मेरे नेताओं की क्या बात करेंगे जिन पर एक आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का? केवल ये सब बेल में है। तो फिर जो विपक्ष में नेता है वो, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये सब जेल में नजर आएंगे। जो विपक्ष के नेता हैं उन पे ED CBI कार्रवाई करती है और फिर जब वो जैसे ही बीजेपी में आ जाते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होता। देखिए, यहाँ पे ईमानदारी का शासन है और इस ईमानदारी के संविधान के हितों को देखते हुए ये शासन और सत्ता काम करती है। इस पे चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, सब पे ईमानदारी से काम होगा और 0 टॉलरेंस पे काम करने वाली मेरी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। जो नेता विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचारी है, वही नेता बीजेपी में आने के बाद ईमानदार कैसे हो जाता है? जो भी हमारे भी नेता हैं, जो भी विपक्ष के नेता हैं, सब पे जांच होगी और सब ये आपकी एक पक्षी सोच है, एक पक्षी सोच है। प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट दे दिया गया है। आज ईमानदार नेता पूरे NDA गठबंधन में बिहार सबसे भ्रष्टतम राज्य था। आप जानिए, वहां पे अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार पे उंगली नहीं उठी थी तो वो थे हमारे नीतीश बाबू। आज वो इनकी भ्रष्टाचार की नीतियों से तंग आकर के, इनके साथ रह करके, चारे घोटाले के मास्टरमाइंड
पूरा लूटने वाले वो आज प्रताड़ित होकर के एनडीए गठबंधन में ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपको लगता है कि वो भ्रष्टाचार की वजह से एनडीए के साथ गए हैं? इससे पहले भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए थे, फिर आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें समाजवाद को आगे बढ़ाना है, हमें कम्युनल नहीं करना है। कैसा समाजवाद आगे बढ़ाएंगे वो जब भ्रष्टाचारी साथ में उनके, लूटने वाले उनके साथ थे। नीतीश बाबू उनके साथ कैसे काम करते? वो जानते हैं कि असली समाजवाद, असली लोहिया जी के मूल्यों की रक्षा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, जहां पे अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करना, उनको एक एक चीज का लाभ दिलाना, वो हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में के साथ वो सरकार क्यों चला? फिर चुनाव आते ही वो बदल क्यों गए? तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलाने का उनका मुख्य रीजन था कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारी, इनके वंशज आने वाले जो इनके वंशज हैं, ये शायद सुधार की नीतियों पे आ जाएं, मगर उनकी भ्रष्टाचारी नीतियां बंद नहीं हुई। तब नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए और देखना बिहार में सूपड़ा साफ होगा और 80 के 80 सीटें यूपी के आधार बनेंगी और 400 सीटें देश में पार होंगी और 400 कमल के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आएंगे, तब ये आतंकवादी भ्रष्टाचार जेल में जाएंगे। नीतीश तेजस्वी की सरकार के दौरान कौन सा भ्रष्टाचार का हुआ जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने सरकार छोड़ दिया? एक कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों वो आप बताइए कि ये भ्रष्टाचार हुआ था नीतीश तेजस्वी सरकार के दौरान जिसकी वजह से। देखिए, ये बिहार का मुद्दा रहा, बिहार के मुद्दे में हमने अपनी बात जो रखनी थी। आज आपको मैं रायबरेली की बात बताता हूँ, सुनिए, मैंने अपनी पूरी बात रखी है, इस पे एनालिसिस आप करें, ये उनके लोग करें। मैंने अपनी जो नीतियां थी वो मैंने बताई। रायबरेली की बात रही, माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी 1.25 लाख वोट हारने के बाद, 1.25 लाख वोट से हारने के बाद रायबरेली का बेटा, रायबरेली की जनता, रायबरेली की दीन दुखियों के साथ खड़ा रहा और ये 5 साल जीतने के बावजूद 5 लाख वोट पाई और 1.25 लाख वोट से जीती। और ये रायबरेली के लोगों के साथ जो गद्दारी की और नामांकन के बाद अपने माया मोही पुत्र के लिए राजनीति में जो कभी बढ़ नहीं सकता उसको बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी जी ने वादा किया राहुल से। सुन लीजिए, दिनेश सिंह भी सोनिया गांधी जी ने राहुल से वादा किया, दिनेश सिंह भी तो वही कर रहे हैं, वादा किया, उन्होंने वादा किया कि रायबरेली जाओ, 5 साल मैं नहीं गई, 5 साल तुम नहीं जाना और रायबरेली के लोगों को छल के आना, ये उनकी रीत और नीति थी। आप वंशजों की बात कर रहे हैं तो दिनेश सिंह भी तो यही कर रहे हैं, अपने परिवार में जिला पंचायत अध्यक्ष रखा है, विधायकी रखा है। कौन सा उनके परिवार के जिला पंचायत अध्यक्ष है? वो दलित परिवार की बेटी है, उसका अपमान करने का काम ये कांग्रेसी जन कर रहे हैं। वो दलित परिवार से आती है महिला, उसका अपमान करने का काम कर रहा है। वो एक सामान्य महिला अगर इस जिला पंचायत में बैठी हुई तो उसको अपमानित करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि जमीन से निकला हुआ कार्यकर्ता एक पौधा रोपण होता है और पट वृक्ष बनता है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। लेकिन दिनेश सिंह को भी बनाने वाला तो कांग्रेस ही थी, कांग्रेस ने उनको 2 बार एमएलसी बनाया था शायद, मैं सही हूँ तो। कांग्रेसियों की नीतियों से, कांग्रेस के लूट से, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से प्रताड़ित होकर, सपा के गुंडाराज से प्रताड़ित होकर मनोज पांडे जी ने अपनी आस्था खो करके भारतीय जनता पार्टी में, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का साथ दिया और आने वाले बहुत जल्द समय में पूरा विपक्ष साफ हो जाएगा और सिर्फ कमल खिलेगा और कमल खिल के रहेगा। क्या लगता है आपको राहुल गांधी के आने के बाद से यहाँ की पॉलिटिक्स कितनी चेंज हो गई है? देखिए, रायबरेली की जनता को गांधी परिवार और इसके पहले राहुल गांधी की माता जी यहाँ से 20 साल सांसद रहीं। पिछली 5 साल में तो सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आई जीतने के बाद। तो भावनात्मक रूप से रायबरेली की जनता को छलने का काम कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार ने किया है। रही बात राहुल गांधी की, तो अभी बगल के ज़िले अमेठी ने राहुल गांधी को सबक सिखाया, वहाँ से भागकर वो वायनाड गए। वायनाड से भागकर अब माता की छाँव में जो है फिर रायबरेली आए हैं, लेकिन उनके यहाँ गलने वाले नहीं हैं। यहाँ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह मात्र 80,000 वोटों से हारे थे और उन्होंने 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली में उनको काम करने का मौका दिया और उत्तर प्रदेश के सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया। राज्य मंत्री रहने के दौरान वो रायबरेली की गलियों में घूमे हैं
यहाँ पर कम से कम 25 हाट पैड का निर्माण उन्होंने कराया, हर विधानसभा में मंडी का निर्माण उन्होंने कराया। लेकिन जो ग्राउंड की बात आ रही है वो यही है कि एक पिछली बार सोनिया गांधी 1,50,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ जीती थी। ठीक है, अब यहाँ का समीकरण बदल गया है। पिछली बार बीएसपी सपा एक साथ आए थे, कांग्रेस अलग आई थी, लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस एक साथ आ रही हैं। पिछली बार भी सपा कांग्रेस बसपा सब एक थी, इस बार तो बसपा का प्रत्याशी भी लड़ रहा है। देखिए, अभी जिस दिन नामांकन था उस दिन कांग्रेस और सपा का गठबंधन कहीं पर दिखाई नहीं पड़ा। राहुल गांधी जी जब अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे तो उनके साथ कोई भी सपा का विधायक नहीं था। आपने देखा कि हमारे नामांकन में ही सपा के एक विधायक मनोज पांडे जी का लड़का मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर शामिल हो गया। तो आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? तो नामांकन के दिन दिनेश सिंह जिस दिन नामांकन करने गए उस दिन तो ना मनोज पांडे आए ना अदिति सिंह आई। क्या इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? देखिए, अदिति सिंह जो है सदर से विधायक है और महिला विंग की भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, तो उनको कहीं और जिले में जाना होगा। राजनाथ जी बगल में थे तो कहीं वो अपने चुनाव प्रचार में रही होंगी। और रही मनोज पांडे, तो उनका लड़का, क्योंकि मनोज पांडे जी अभी सपा में हैं, वहाँ से विधायक हैं, तो उनका लड़का हमारे नामांकन के उस पर मौजूद था, आप देख सकते हैं। रही दूसरी बात, ब्रजेश पाठक जी ने उन्हें ससम्मान शामिल कराया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर सपा के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी क्या इसमें ये सच नहीं है कि मनोज पांडे भी यहाँ से टिकट चाहते थे बीजेपी से सांसदी का? देखिए, हर राजनीतिक व्यक्तित्व जो भी राजनेता होता है उसकी अपनी इच्छा होती है, अपना अधिकार है कि वो कहीं से टिकट मांगे। लेकिन आज मोदी जी वैश्विक नेता हैं, उनकी नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा बड़े बड़े नेताओं के टिकट कटे, उसके बावजूद भी वो नेता अपने क्षेत्र में मिले हुए टिकट प्रत्याशियों के। मोदी जी ने रायबरेली के लिए क्या किया है? माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से बनारस की सेवा की उसी प्रकार रायबरेली की सेवा की। यहाँ पर स्क्रैप के बोर्ड में एम्स का उद्घाटन करके 20 साल तक लोगों को चला गया, आज 1600 करोड़ से एम्स खड़ा हुआ है। यहाँ पर रेल कोच का एक बोर्ड लगा के 15 साल तक सोनिया गांधी सांसद बनी, आज उस रेल कोच में वंदे भारत एक्सप्रेस के डब्बे बनते हैं। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि रेल कोच सोनिया गांधी का बनाया हुआ है, उसका क्रेडिट बीजेपी वाले ले रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने रायबरेली को पिकनिक स्पॉट समझा, भूये मऊ में अपना गेस्ट हाउस बनाकर साल भर में एक दिन आकर रायबरेली को पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल किया और यहाँ शिलान्यास केवल कराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उस शिलान्यास के उनके योजनाओं को बंद नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म, जाति आदि और नेता के आधार पर कभी विद्वेष की भावना से काम नहीं करती। वो जनता के हित में काम किए और 2014 के पहले 9 बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ बन गई। यहाँ उद्योगों का कब्रिस्तान बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के आने से दिनेश सिंह को कितनी चुनौती मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इन चुनौतियों से न तो भारतीय जनता पार्टी कभी डरी है और न कभी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है। लेकिन कैडर तो यहाँ टूटता हुआ नजर आ रहा है, ना सदर विधायक आ रहे हैं, ना मनोज पांडे इनके साथ आ रहे हैं। देखिए, आपकी बात और आपकी कथनी में केवल इतना फ़र्क है कि आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है, चूँकि राहुल गांधी जो कि पूर्व में अमेठी से पराजित हो चुके हैं, इस सच को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और वही स्थिति राहुल गांधी की रायबरेली में भी है। माननीय दिनेश सिंह जी जो हमारे मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने 5 सालों में कितना विकास रायबरेली का किया है और कहाँ कहाँ उन लोगों ने जा कर के रायबरेली के लोगों के साथ एक जो अपनत्व की भावना है, जो रायबरेली का अपना लाल है, उसको रायबरेली ने ठान लिया है कि अब हम विजय बना के। इसमें कितना सच है कि यहाँ लोकल मुद्दा ये है कि दिनेश सिंह अपने परिवार में सारे पद रखना चाहते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, ब्लॉक प्रमुखी हो गई, विधायकी हो गई। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि माननीय दिनेश सिंह अपने घरों में कोई पद रखना चाहते हैं। ये उनके कार्य हैं। अगर कोई किसी लायक होगा तभी उन पदों पर उसको सुशोभित किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक छोटे से कार्यकर्ता आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हर छोटे कार्यकर्ता को बड़ा पार्टी कार्यकर्ता बनाना और उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं। यहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं? यहाँ पर हम लोग 5 विधानसभा में हम लोगों ने सदर विधानसभा जो है इसको पूरी बहुमत के साथ जीता था और कुछ वोटों से हम कुछ चुनाव हार गए थे, जो कि सच्चाई है।
तो आपको इस बार क्या लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस जीतेगी या कुछ समीकरण बदलेगा? राहुल का इस बार जीत का अंतर कांग्रेस का ज़्यादा होगा या कम होगा? देखिए, अभी नामांकन का दिन बहुत दिन नहीं बीता है और आपने देखा कि किस तरह जिले की जनता, बच्चा, नौजवान, मजदूर, हर आदमी ने भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर के जिस जन सैलाब के साथ माननीय दिनेश जी का नामांकन कराया है, उसी दिन हम लोगों ने अपनी जीत को सुनिश्चित मान लिया है और बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यहाँ से एक तरफा राहुल गांधी जीत रहे हैं, दिनेश सिंह अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि पिछली बार सोनिया गांधी लड़ी थी तो वो 1.5 लाख वोटों से जीती थी। हालांकि वो चुनाव प्रचार भी नहीं करने आई थी, लेकिन राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनकी तरफ अलग ही युवाओं का झुकाव है। वो महिलाओं को 1 लाख रुपये साल का देने का ऐलान कर चुके हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मुंगेरी लाल के सपने देखना आसान होता है। अभी कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी मुंगेरी लाल के सपने की तरह सपना देख रहे हैं। जो व्यक्ति अमेठी का नहीं हुआ वो रायबरेली का होगा। उनकी माताजी यहाँ जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेने नहीं आई। 5 साल जनता ढूंढती रही कि हमारी सांसद जी आवें। शायद एक बार इतना बड़ा कोरोना काल जिसमें तमाम लोग हमारे, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, भाजपा कार्यकर्ता, रायबरेली की जनमानस जिन्होंने उनको सांसद बनाया, यहाँ तमाम लोगों के यहाँ मातम हुए, लोग मरे, लेकिन कभी एक बार भी सांसद भूल के भी इस रायबरेली जनपद में नहीं आए कि जिस लोगों ने, जिस जनता ने हमें दिल्ली पहुँचाया, मैं उनका हाल खबर पूछ लूँ। तो उनका जनप्रतिनिधि कौन था यहाँ पे, कौन देख रेख कर? वो बहुत लोग जानते भी नहीं, देखे तक नहीं है। वो यहाँ के लोगों के पास नहीं आते थे। वो यहाँ बंद कमरे में 4 लोगों के साथ बैठने वाला उनका जनप्रतिनिधि था। रायबरेली का कोई लोकल व्यक्ति बताइए जनप्रतिनिधि रहा हो उनका? तो रायबरेली में वो उनका जनप्रतिनिधि भी नहीं था। जनाधार कांग्रेस का खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी लाखों लाख वोट से चुनाव जीतेगी। लाख वोट से जीतेगी। राहुल गांधी से दिनेश सिंह जीतेंगे? आप जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे। रायबरेली में उद्योग को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। ये भी चर्चा होती है कि सोनिया गांधी की वजह से रायबरेली चर्चा में रहता है। वहाँ इन लोगों ने उद्योग का निवेश भी कराया, बाकी फैक्ट्रियाँ वगैरह भी लगाई। ये क्या है स्थिति अभी तक? कभी रायबरेली में ITI फैक्ट्री को लाइफलाइन कहा जाता था ITI की। बीच में यूपीए शासन में ITI की ये स्थिति हुई कि वहाँ का जो वर्कर था वो कंप्यूटर पे बैठ के वीडियो गेम खेलता था। एक मिनट, थोड़ा ITI के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। ITI क्या है और क्या करती है? तो ITI में पहले यहाँ कान में लगाने वाला टेलीफोन बनता था। अच्छा। बाद में यूपीए के शासनकाल में पूरी तरह से ये ठप हो गई। इसको ITI में स्थित स्टेट बैंक से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के ITI को तनख्वाह दी जाती थी। वहाँ पर जो भी कर्मचारी बचे थे उनको कंप्यूटर में बैठ के वीडियो गेम खेल के 5 बजे अपने घर चले जाते थे। ITI पूरी तरह से कर्ज में डूब गई थी। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, इनको दूसरा काम दिया गया है और आज ITI डेवलप दूसरे डिपार्टमेंट का काम दिया गया। आज ITI डेवलप कर रही है, अब प्रॉफिट में है और जो भी कर्मचारी हैं उनको समय पे वेतन मिल रहा है 2014 के बाद। कितने कर्मचारी होंगे ITI के पूरे देश भर का कुछ आंकड़ा? देश भर का तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ ITI में करीब अभी 2000 कर्मचारी हैं। उनकी सैलरी वगैरह टाइम पे मिल रही है। अच्छा प्रोडक्शन भी हो रहा है। क्या करते हैं वो लोग? रक्षा संबंधित कोई उपकरण वहाँ बन रहा है। अच्छा। पाइप बन रही है जो जम्मू कश्मीर वगैरह में काम आती है। लेकिन जो पहले काम करते थे, जो टेलीफोन वगैरह बनाते वो तो सब ठप हो गया। अब वो ठप हो गया पूरी तरह से। और जो भी यहाँ इन्होंने अपने विकास के नाम पे इस रायबरेली को बेवकूफ़ बनाया है, आप देख लीजिए। सेना टेक्सटाइल्स को वोट लेने के नाम पे फर्जी ढंग से इन्होंने चालू किया, उसके बाद 6 महीने बाद अपने आप फिर ठप हो गई। इस चाहे रेल कोच हो, चाहे एम्स हो, सबका सिर्फ नामांकन और चुनाव आने पे सिर्फ भूमि पूजन या शिलान्यास किया है। इसके अलावा कुछ नहीं किया है। एक गुरबख्शगंज में इन्होंने महिला विश्वविद्यालय का भूमि पूजन 2 बार किया। एक बार भूमि पूजन किया, एक बार शिलान्यास किया। उसकी जब फाइल ढूंढवाई गई 2014 के बाद, तो उसकी फाइल का कभी प्रस्ताव ही नहीं दिया केंद्र सरकार को। ये हालत कांग्रेस के विकास की है।